मैं उस वक्त 17 साल की थी। मेरे पति की उम्र 33 साल थी। मेरे पति ने मुझे एक नाइटी सूट दिया और कहा कि पहनकर जल्दी आ जाओ। तुम्हें बताता हूँ कि सुहागरात में क्या होता है। उसकी बातें सुनकर मैं डर से कांप रही थी। मैं ये नाइटी नहीं पहन सकती। मुझे बहुत शर्म आती है। अभी मुझे ये सब नहीं करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है मेरी जान? शादी के बाद ये सब होता ही है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। प्लीज मुझे ये सब नहीं करना और मैं किसी कीमत पर भी ये नाइटी नहीं पहन सकती। चलो मैं ही तुम्हें पहना देता हूँ। ये नाइटी मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझसे कैसा शर्माना? ये कहकर वह मेरे पास आया और मेरे बदन से कपड़ों को हटाया। एकदम से उसने मैं भारी भरकम लाल रंग के लहंगे में दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी थी। आंखों से आंसू का समंदर बह रहा था। मेरी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो हर दुल्हनों के किस्मत में लिखी जाती है। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मेरी सांस भी धीरे धीरे चल रही थी। चेहरे पर घूंघट डाले, हाथों की मेहंदी में उलझी सोच रही थी। ये पल जो हर लड़की के लिए बहुत खास होता है, मेरे लिए क्यों एक बुरी किस्मत जैसा महसूस हो रहा था। राहुल, ये नाम बचपन से मेरे कानों में पड़ता आया था। इस चेहरे को मैं हमेशा देखती आई थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी का मालिक था, जिसके तेवर बहुत गुस्सैले थे। उसके हर फैसले पत्थर की लकीर जैसे होते थे। मैं हमेशा ये सुनती आई थी कि राहुल को गुस्सा बहुत जल्द आता है। वह किसी की नहीं सुनता। उसका बस चले तो पूरी दुनिया को अपने गुस्से की आग में जला दे। अब वो आदमी मेरा पति बनने वाला था। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, मगर भाग कर जाती भी कहाँ। मेरी तो किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज की रात मुझ पर मोहर लगने वाली थी। पूरी हवेली हर तरह के रंग बिरंगे लड़ियों से सजाई हुई थी। बड़े बूढ़े बच्चे सब खुशी में बैठे हुए थे। राहुल भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। राहुल की आंखों में जीत का गुरूर और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा तो वो हल्का सा हंसा, और हंसता भी क्यों ना, आखिर उसने 17 साल का इंतजार किया था। मैं उस नन्ही सी जान के लिए पूरे 17 साल उसके जवान होने का इंतजार किया, और अब वो इस वक्त मेरी हो चुकी है। राहुल की आंखों में तो मुझे पाकर बहुत खुशी झलक रही थी, जैसे उसे कोई खजाना हाथ लग गया हो, और वह मुझे बरसों से देखता आ रहा था। मैं शुरू से ही बहुत नटखट और चंचल सी हर तरफ चहकती रहती थी, और मैं राहुल के दिल में तो पैदा होते ही बस गई थी। वह जानता था मैं उससे बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे हासिल करना चाहता था। उसे यकीन था वक्त के साथ साथ मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। वह तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा था, लेकिन मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके परिवार में वह सबसे पहला बच्चा था, इसलिए वह सब उसकी इज्जत किया करते थे। अब तो पंडित जी भी आ चुके थे। मंडप भी सजाया जा चुका था। मंडप के आसपास सभी लोग चुपचाप बैठे पंडित जी के मंत्रों का जाप सुन रहे थे। उस क्रियाक्रम में भाग ले रहे थे। जैसे जैसे मंत्र पंडित जी बोलते, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि राहुल से मेरी शादी हो, लेकिन पंडित जी मंत्र से शादी को संपन्न करने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी मुझे हर वो 7 वचन निभाने की कस्में खिला रहे थे, लेकिन मुझे होश कहाँ था। मेरी आंखों से बेबस होकर आंसू मेरे होठों तक आ रहे थे। मेरे होंठ कांप रहे थे। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने सर उठाकर देखा। आसपास सबके चेहरे पर एक सा असर था। फैसला हो चुका था। अब हम दोनों के फेरे डलवाने बाकी थे,
और वह भी संपन्न करने की तैयारी चल रही थी। मेरी माँ सामने ही बैठी थी। आंखों में आंसू थे, जैसे किसी वजह से कह रही हो, मेरी बच्ची, मेरी लाचारी को समझो। मैं बिन बाप की बच्ची थी, इसलिए कुछ भी ना बोल पाई थी। ज्यादातर रोने की वजह से मेरी हिचकियां बन गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं जोर से चीखूं और इस मंडप से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। पंडित जी ने मेरे फेरे डलवाने शुरू कर दिए थे। मैंने घूंघट के पीछे अपने होठों को जोर से दबा लिया था। आंसू मेरे गालों से होते हुए होठों पर बहता जा रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। आखिरकार कांपते कांपते मैंने वह सारे फेरे पूरे कर लिए। मेरी शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद मेरी विदाई नहीं हुई थी। पंडित जी ने विदाई 1 साल बाद की रखी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। कमरा भी आज बेहद सजाया गया था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ एक सुकून था, जैसे किसी ने मेरे सर पर से बोझ हटा दिया हो। लेकिन मेरी धड़कनें तो अभी भी बेकाबू चल रही थी, क्योंकि राहुल अभी गया नहीं था। बाहर आंगन में राहुल अपनी शान में कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी, चेहरे पर तसल्ली, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। 33 साल का आदमी, जो हवेली में एक राजकुमार की तरह राज करता था, आज अपनी मनपसंद दुल्हन को हासिल कर रहा था। वह ऐसा आदमी था जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसकी आंखों में झांकने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। वह बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। सब जानते थे, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे डरती थी। उसके फैसले हमेशा ही बिल्कुल पक्के होते थे, और जो बात उसके मन में आ जाए वह करके ही दम लेता था। एक ही बात उसके मन में थी, मुझे अपना बनाना। जिसके पास ताकत हो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं तो एक बिन बाप की बेटी थी। मैं कैसे अपना फैसला सुना सकती थी? जब पंडित जी कस्में खिला रहे थे तो वो रोबदार आवाज में कहने लगा, मैं हर वचन लेता हूँ, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसका जोरदार आवाज सुनकर ही एक पल के लिए मैं कांप गई थी। उसको पहले से ही पता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वह मुझे पाना चाहता था। शादी पूरी हो चुकी थी। मेरे दिल में तो एक बेनाम सा डर पैदा हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। जिस्म जैसे किसी बोझ तले दब गया था। शादी हो चुकी थी, फैसला हो चुका था। अभी मैं अपने आंसू साफ करने का सोच भी नहीं पाई थी कि दरवाजा खुला और मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं बहुत मजबूर थी। इस मजबूरी के कारण मैंने तुम्हारी शादी उससे कर दी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देता। मैं बेबस थी, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची, मेरी बेटी तो अभी पूरी जवान भी नहीं हुई है, और मैं अकेली विधवा होकर क्या कर लूंगी? पूरा गांव उन लोगों के हाथ में है। हमारा कोई रिश्तेदार उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मेरी बच्ची, तुझे मैं बदनाम होता नहीं देख सकती। अगर राहुल से तेरी शादी ना हुई तो उसके बाद तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। पूरा गांव जानता है, पूरा शहर जानता है कि तुम राहुल की मोहब्बत हो। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपना सारा गम भुला देना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मजबूर थी, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते की हामी भरी थी। इतने में मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में सोने के 2 कंगन थे। उन्होंने मुझे यूं रोता हुआ देखकर कहने लगी, क्यों इतना ज्यादा रो रही हो? जैसे लग रहा है तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई हो। उठो। उन्होंने प्यार से मुझे छेड़ा था। मेरे चेहरे से मेरा घूंघट उठाया। मुझसे कहने लगी, अरे नजर ना लग जाए मेरे बेटे की पसंद को। तुम बहुत ही खूबसूरत हो।
मैं जानती थी माधव की माँ मोहब्बत जताने आई थी, मगर उनकी बातें मेरे दिल पर वार की तरह चुभ रहे थे। फिर मेरी माँ ने कहा, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो शादी का मतलब नहीं समझती। तुम राहुल जी से कहो, मेरी बच्ची से जोर जबरदस्ती ना करें। उसकी उम्र अभी छोटी है, वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी राहुल की माँ कहने लगी, शादी हो गई ना उसकी, अब शादी का मतलब भी समझ जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं इस सब के लिए। मेरा बेटा कोई जाहिल गवार नहीं जो उसे जोर जबरदस्ती करेगा। यह लड़की मेरे बेटे की पसंद है, वह जो चाहे करे, उसकी मर्जी है। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटी, तुम्हें अपने पति को राजी करना अब तुम्हारे हाथ में है। तुम छोटी उम्र का बहाना नहीं बना सकती हो। लड़कियां तो 14 साल की उम्र में ही जवान हो जाती है, और तुम तो अभी 17 साल की हो गई हो। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि पति को खुश कैसे करना चाहिए। अभी तुम्हारी शादी हुई है, विदाई के लिए तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है। तुम अपनी माँ से सीख कर आना कि पति को कैसे खुश करना चाहिए। राहुल की माँ की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं चाहकर भी उनको कोई जवाब नहीं दे सकी थी। एक तो उन्होंने अपने 33 साल के बेटे से मेरी शादी करवा दी, अब मुझे समझा रही थी कि पति को कैसे खुश रखना चाहिए। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। फिर उनकी अगली बात सुनकर मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गई थी। मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे बेटे को शिकायत का कभी कोई मौका मत देना, वरना तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। उनकी अकड़ू बातें सुनकर मेरा दिल दुख गया था। राहुल मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। मेरी माँ बेबस होकर कमरे से निकल गई थी, और इतना कहकर मेरी सास भी कमरे से चली गई थी। मैं बेड के सिरहाने से टेक लगाए अपने हाथों की उंगलियों को मोड़े हुए बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुला। राहुल कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में आते मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे थे। उसने आते ही मुझे बड़ी प्यार से बुलाया था और आकर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, मन तो करता है तुम्हें अभी विदा करवा कर ले जाऊं, लेकिन मैंने तुम्हारा 17 साल से इंतजार किया, अब 1 साल में और क्या ही हो जाएगा। मैं चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने जेब से एक गिफ्ट निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मुझसे कहने लगा, ये इस्तेमाल करने वाली चीज है। ये कहकर मेरे पास आकर उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया। मेरा सांस तो जैसे थम सा गया था। मैं कांप सी गई थी। उसके बाद उसने अपने गर्म होठों से मेरे होठों को छुआ था। उसके इस तरह की हरकत से मैं बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी। उसका गर्म होठ मेरे होठों पर निशान छोड़ गया था। इस हरकत पर मैं कांप कर रह गई थी। तभी मुझसे ये कहने लगा, अब तुम इतना मुझसे डर क्यों रही हो? अब तो हम दोनों पति पत्नी हैं। अब मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये शादी मेरे लिए कितनी खास है। पूरे 17 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, बस तुम्हें पाने के लिए। सब मुझसे कहते थे शादी कर लो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। तुम बहुत छोटी थी। मैं सबसे यही कहता था, उसे थोड़ा जवान होने दो, और तुम अब मेरे नाम की हो चुकी हो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं कुछ बोली नहीं। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनती रही। राहुल की बातें मुझे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि एक नए सिरे से एक नए दर्द में डाल रही थी। वह और ज्यादा मेरे करीब हुआ। तुम हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। बहुत जल्द तुम्हें अपने घर की मलिका बनाऊंगा। मेरे लिए 1 साल किसी जुल्म से कम नहीं।
अब तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख कर कहूं कि मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूं, और यह भी कहना चाहती थी, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, मगर उसके आगे मेरी जुबान नहीं खुल पा रही थी। मैं उसके सामने आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं अब चुप हो गई थी। राहुल ने एक पल के लिए मेरी चुप्पी को देखा, फिर वो अचानक आगे बढ़ा। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा, मगर राहुल की पकड़ बहुत तेज थी। उसने झुककर फिर से मेरे माथे पर गहरा किस किया। मेरी तो सांसें जैसे फिर से रुक गई थी। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगी थी। हैरानी के मारे मेरी आंखें फैल गई थी। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया हो। राहुल धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया था। अभी के लिए इतना ही काफी है, और शरारत से बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी मलिका, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो यही बिल्कुल सुन होकर बैठी रह गई थी। हाथ में उसका दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स था, पर उसके होठों के निशान मेरे दिल पर बेशुमार सवाल कर रहे थे। आखिर मैं उसे कैसे बच पाऊंगी? उसे समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूं। अब मैं बस अपने मायके में 1 साल की मेहमान थी। 1 साल बाद मेरी विदाई थी। यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं कैसे उस अनजाने इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती थी? ये सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। मैं कमरे में ही मौजूद थी, क्योंकि राहुल ने सबको कह दिया था, अगर दुल्हन से मिलना चाहते हो तो कमरे में ही जाकर मुलाकात कर लो। इसलिए मैं अंदर ही थी। सभी मेहमान मुझसे मिलकर जा चुके थे। अब रात के साए और ज्यादा गहरे हो चुके थे। कमरे में खामोशी थी। बाहर अब पूरे घर से मेहमान जा चुके थे। मैं पलंग पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। मेरा दिमाग किसी दलदल में धंस चुका था। फिर मुझे याद आया कि राहुल ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मैं वो बॉक्स उठाकर उसको धीरे से खोलने लगी। अंदर देखा तो एक मोबाइल था, जिस पर राहुल का नंबर था और कई सारे मैसेज थे। मिस कॉल था, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी। अब क्या मुझे उससे फोन पर भी बात करनी होगी? इधर राहुल मीना के कॉल और मैसेज का इंतजार कर रहा था, जो मीना ने राहुल से बात करने की हिम्मत भी नहीं की थी। राहुल को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मोबाइल देने के बावजूद भी मीना के कॉल नहीं आए थे। राहुल अब बैठे बैठे यही सोच रहा था, काश वह अपने साथ आज ही विदा करवा कर ले जाता। वह तो उस शादी के बारे में कुछ सीखने के लिए उसके माँ के पास 1 साल छोड़ने का इरादा रखता था। लेकिन मीना इस वक्त भी इस शादी से बहुत डरी हुई थी। राहुल ने मीना को एक मैसेज किया। उसके दिल की सारी बातें उस एक मैसेज में लिखी हुई थी। लेकिन मीना ने उसका मैसेज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं की थी। अब राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। मीना की इतनी हिम्मत कि वह मेरे किसी भी बात का जवाब ना दे। तो फिर उसने गुस्से में आकर मेरी माँ को फोन किया। पता नहीं माँ से राहुल ने क्या कह दिया था। माँ जल्दी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमने राहुल से बात क्यों नहीं की? अब वो बहुत गुस्से में है और आज ही तुम्हें विदा करवा कर ले जाना चाहता है। माँ की बातें सुनकर मैं काम कर रह गई थी। माँ, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं अभी शादी के रात के लिए तैयार नहीं हूँ। हर वक्त उसकी मर्जी नहीं चलेगी। आपने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? मेरी माँ बेबस थी। वह एक एहसान तले दबी हुई थी। ये आज से 18 साल पहले की बात थी, जब मेरे दादा और पापा राहुल के खेत में काम किया करते थे और राहुल बहुत अमीर जमींदार आदमी था। राहुल के पापा तुम्हारे दादा को बहुत मानते थे और उन्हें राहुल के सारे जमीनों के बारे में पता भी थी।
आधा से ज्यादा खेतों को मीना के दादा और पापा संभालते थे। उस वक्त राहुल 15 साल का था और मेरी मम्मी पापा की शादी के 2 साल के बाद मेरी पैदाइश हो गई थी। उस वक्त राहुल 17 साल का था और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे राहुल ने गोद में खिलाया था। माधव क्या गांव में सभी लोग मुझे खिलाते थे। मैं बिल्कुल अंग्रेजी गुड़ियों की तरह थी। एक दिन जब मेरे दादा की मृत्यु हुई, सभी लोग हमारे घर पर आए थे। मेरे दादा का अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी 13वीं पर राहुल के घर वालों ने बहुत खर्च किया था और उसी दिन मेरी शादी भी तय हो गई थी। मैं सिर्फ 2 साल की थी और माधव मुझे दिन रात खिलाता था। मम्मी तो ये नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश हुए थे। मेरी इकलौती बेटी उस हवेली की मालकिन बन जाएगी। मेरी माँ इस बात को लेकर मेरे पापा से बहुत लड़ाई करती थी कि मैं अपनी बेटी को अभी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। जब वो 18 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मेरे पापा तो पक्का इरादा करके बैठे थे कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं राहुल को और उसकी फैमिली को इस बात के लिए मना कर सकूं, क्योंकि हम तो उनके नौकर समान हैं और अगर उन लोगों ने हम पर इतनी कृपा की है तो हमें खुशी से ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि राहुल मुझसे पूरा 16 साल का बड़ा था। राहुल के घर वाले और राहुल मुझे बहुत चाहते थे। बचपन से लेकर आज तक मैं रानियों की तरह पलती आई थी। मैं पढ़ाई भी कर रही थी। 10वीं क्लास में थी जब मेरी शादी हो गई और मेरी माँ बहुत मजबूर थी, क्योंकि मेरे पापा की भी मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। उनको ब्रेन कैंसर हो गया था। उनके सर में हमेशा दर्द रहता था। हमने इस बात को नॉर्मल बात समझी और कभी चेक नहीं कराया। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तब राहुल ही और राहुल के पिता मेरे पापा को शहर ले गए थे और जब चेक कराया तो उनके पूरे सर में कैंसर फैल चुका था। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था। उनको बचाना नामुमकिन था। अस्पताल में ही उन्होंने राहुल और राहुल के पिता से वादा कर लिया कि तुम मीना को अपनी दुल्हन बना लेना। जब पापा घर आए तो वह किसी को पहचान नहीं रहे थे। सबको भूल चुके थे। ऐसे में माँ क्या करती? माँ और मैं अकेले रह गए थे और वह मजबूर हो गई थी। मेरे पापा का क्रियाकर्म का सारा खर्चा राहुल और राहुल के घर वालों ने उठाया था। इस मजबूरी में आकर माँ ने राहुल के घर वालों को मना करने की हिम्मत नहीं की और मेरी शादी राहुल से करवा दी। राहुल मुझे बचपन से मोहब्बत करता था, इस बात में कोई शक नहीं था, और जब मैं 17 साल की हुई उस हवेली की मालकिन बन गई थी। इसलिए मेरी माँ बहुत मजबूर थी। वह कुछ भी उल्टा सीधा कहकर मुझे और अपने आप को ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं रोने लगी। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी नहीं जाना। मैं दौड़ती हुई गई और उसका दिया हुआ फोन उठाकर उसे मैसेज करने लगी, लेकिन ना तो वह मेरे मैसेज का जवाब दे रहा था और ना ही कॉल रिसीव कर रहा था। शायद मैंने ही उसे जिद करने का गुस्सा दिला गई थी। वह मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इधर राहुल की माँ उसको समझा रही थी कि बहू अभी छोटी उम्र की है, डरी सहमी हुई है, वो अभी शादी का मतलब नहीं समझ सकती, तुम्हारे जिस्म को नहीं संभाल सकती, तुम्हें कुछ दिन दूर रहना होगा, उसे शादी का मतलब समझने दो, वो तो अभी बच्ची है ना, धीरे धीरे उसकी माँ उसे समझा देगी, तुम्हारे लायक बन जाएगी, अभी तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे जिस्म को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 17 साल तो इंतजार किया है माँ उसके जवान होने का, अब 1 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकता। राहुल गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं जानता माँ, बस मैंने अब फैसला कर लिया है
कि मैं अभी इसी वक्त उसकी विदाई करवा कर ले आऊंगा। मैं उसे शादी का मतलब समझा दूंगा। शादी का मतलब क्या होता है? आप सारे मेहमान को फिर से बुला लो। मीना को फिर से दुल्हन बनाने का कह दो, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को ऐसे कपड़ों में विदा करवाकर नहीं लाऊंगा। धूमधाम से विदा करवाकर ले आऊंगा। राहुल की माँ ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल कुछ भी समझने या सुनने के हालत में नहीं था। राहुल का एक बार कहना एक पत्थर की लकीर जैसी समझी जाती थी। अब राहुल की माँ सब मेहमानों को फिर से इनवाइट करने लगी थी और विदाई की शानदार एक दावत रखी गई थी। इतने में सारे मेहमान भी हवेली में आ चुके थे। इधर मीना और उसकी माँ परेशान नजर आ रही थी। माँ, मैं अब इस वक्त बिल्कुल भी राहुल के साथ जाना नहीं चाहती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना की माँ उसको तसल्ली देने लगी थी। अब किसी भी हाल में तुम्हें इस फैसले को मानना ही होगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें अब राहुल के साथ विदा होकर जाना ही होगा। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। जब भी वह राहुल को सोचती, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वह शादी का मतलब नहीं समझती थी। फिर कैसे वह राहुल को खुश करती, और वह जो चाहता था मैं उसे अभी नहीं दे पाती। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और वो 33 साल का आदमी था। मैं कैसे उसके जज्बातों को ठंडा कर पाती? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। इतने में ही वह मुझे लेने के लिए फिर से मेहमानों के साथ आ गया था। मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे अपने घर विदा करके ले गया था। मैं डरी सहमी उसके कमरे में बैठी हुई थी। उसके कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। उसके कमरे में हर चीज बहुत खूबसूरत और महंगी थी। मैं डरी सहमी उसके कमरे में बैठी हुई थी। फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकरा रही थी। कुछ ही पल बीता था। इतने में राहुल कमरे में दाखिल हुआ था। उसके आते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मुझसे कहने लगा, अब मैं और ज्यादा 1 मिनट भी खराब नहीं कर सकता। 17 साल का इंतजार बहुत लंबा था तुम्हें इस कमरे में पाने के लिए, और तुम हो कि उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अब तुम्हारा एक नखरा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हो। तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम मुझे खुश कर दो। उसकी बातें ही मुझे और ज्यादा डर में डाल रही थी। मैं लड़खड़ाती जुबान से कहने लगी, देखो राहुल जी, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इस सब के बारे में थोड़ा भी नहीं पता। मैं अभी शादी की जिम्मेदारियों में पड़ना नहीं चाहती। मुझे सुहागरात का मतलब भी नहीं पता, तो मैं कैसे आपको खुश कर सकती हूँ? मेरी हालत को आप समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी आपसे इस वक्त इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती। बस अब तुम्हारी कोई भी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। चलो उठ जाओ, ये नाइटी पहन कर आओ। मैं 1 मिनट भी तुम्हारे फालतू के बातों से अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जाओ, जाकर जल्दी से चेंज करके आओ। अब की बार मैं रोने लगी। उस नाइटी को देखकर मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे। चलो उठ जाओ, शाबाश, जल्दी से उठो, ये नाइटी पहनकर आओ। आज तुम्हें सख्त सजा दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे इतने मैसेज कॉल के बाद भी तुमने मेरा एक मैसेज कॉल का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो उसकी बातें सुनकर कांप रही थी। प्लीज मुझे ये नहीं पहनना, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं नहीं पहन सकती। तो कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, पति हूँ तुम्हारा। मैं डर गई इससे पहले कि मैं खुद उतारूं जैसे ही राहुल मेरे करीब आया। मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई थी, और जैसे ही राहुल ने मेरे साथ सुहागरात मनाई तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने सास के कमरे में थी। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली।
मेरी सास मेरे पास मौजूद थी। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं। अब से जब तक तुम नहीं चाहोगी, राहुल तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, और जब तक तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। सास की ये बात सुनकर मैं बड़ी तसल्ली में हो गई थी। अब मैं राहुल को उस रात के बाद से उस हवेली में नहीं देख रही थी। शायद राहुल बहुत शर्मिंदा हो गया था। सब घर वाले उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे थे। शायद इसी शर्म की वजह से उसने इस हवेली को छोड़ दिया था कि मैं उस रात बेहोश हो गई थी। मुझे उस रात से बहुत डर लगा था, इसलिए शायद वह मुझसे दूर हो गया था। लेकिन मैं भी क्या करती? छोटी उम्र थी, इसलिए इन बातों में काफी डर गई थी। इसी तरह कई दिन बीत गए थे और 2 महीने हो गए थे, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। मैं परेशान सी हो गई थी। अब मेरे दिल में भी राहुल के लिए थोड़ी सी फिक्र पैदा हो रही थी। मुझे भी अब पता चल रहा था, पति के बिना जिंदगी अधूरी होती है। इतना चाहने वाले पति को मैं खोना नहीं चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मुझे शादी की रातों से डर लगा था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ चुकी थी। अब मैं राहुल से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे वो सब कुछ देना चाहती थी जिसका वह हकदार था। मैंने अपने डर को भगा लिया था। जितनी बदनामी राहुल की हुई थी, उससे ज्यादा बदनाम तो मैं हो गई थी। सभी लोग मुझे इतना ताना मारते थे कि तेरी पैदाइश से लेकर 17 साल तक उसने तेरी चाहत में शादी नहीं की। वह चाहता तो तुम्हारे जैसी कई लड़कियां उसकी दुल्हन बन चुकी होती। उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। उस रात उसका प्यार ज्यादा ही रंग ले आई थी, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। मुझे ये बात सुन सुनकर खुद में शर्म महसूस होने लगी थी, लेकिन राहुल को कोई अता पता नहीं था। मैं अपने सास से भी ये सब पूछना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये बातें करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। छुपते छुपाते मैंने अपने सास का मोबाइल उठाकर राहुल को कॉल मिलाने लगी, तो आगे से उसकी आवाज सुनकर मैं चुप हो गई थी। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। घबराते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। शर्माते शर्माते मैंने अपने सास से बात की। उनसे कहना चाहती थी कि राहुल को हवेली में बुलाएं। मैं उनकी दुल्हन बनकर उनके सीने में छुपना चाहती हूँ। मैं राहुल से पूरे हक से मिलना चाहती हूँ। जब ये बात मैंने अपनी सास को कही तो वो बहुत खुश हो गई और राहुल को कॉल करने लगी। जब मेरी सास ने ये बात कही तो राहुल भी शायद खुश हो गया था। अब मैं पूरे हक से उसके कमरे में राहुल का इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। राहुल कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे पूरे 2 महीने के बाद देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने पहले उसके पैर छुए। वह मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, और फिर मैंने उसे पूरे हक से उसकी हो गई थी। इतने सालों की इच्छाओं को आज वह पूरे हक से ले रहा था। मैं भी उसे अपना चुकी थी। अब वो पूरे हक के साथ उसने अपना हक वसूल किया था। अब मैं भी दिल के डर को हटाकर राहुल की हो चुकी थी। 17 साल का इंतजार की मोहब्बत आज रंग ले आई थी। मोहब्बत करने वाले इंसान खुशकिस्मत इंसानों को ही मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोना नहीं चाहिए। मैं भी राहुल को पाकर बहुत खुश हुई थी। 1 साल के बाद राहुल के बच्चे को जन्म दिया था, जो कि लड़का था और वह बिल्कुल राहुल जैसा था। राहुल मुझे बहुत चाहता था। शायद मैं दुनिया की सबसे पहली औरत हूँ जिसका पति इतना चाहता है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं,
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।